पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ना फटाफट से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं तो इसको सिंपल भाषा में POSL बोलता हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक तो जनरल फॉर्म पढ़नी है, एक पासिंग थ्रू ओरिजिन पढ़ना है। इसके अंदर दो फॉर्म होती हैं, एक होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल, और एक आपकी आ जाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दो ही केसेस हैं, ओके। और दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक हाँ वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा करता है। POSL एक होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक तो ये होता है आपका, और एक होता है जनरल, जनरल इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मतलब है ना वो ये है कि आपको ना जॉइंट इक्वेशन लिखनी है दो लाइंस की, ओके। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास एक L1 इक्वस टू 0 है और एक L2 इक्वस टू 0 है। अगर इन दोनों लाइंस की इक्वेशन मुझे लिखनी है तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है L1 इंटू L2 इक्वस टू 0। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं आप? L1 इंटू L2 इक्वस टू 0 आ जाएगी आपके पास। ये होता है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब L1 क्या है आपके पास? L1 इक्वेशन कैसी होती है आपके पास? L1 होती है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, और L2 क्या होती है आपके पास? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। क्लियर? ये होती हैं आपके पास। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो इसमें जो आपके पास अच्छा आपने 2 डिग्री का इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो आप। जैसे इसमें एक तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा तो हमने बोल दिया ax स्क्वायर आ रहा है, प्लस एक आपका वाई स्क्वायर आएगा तो शॉर्ट में by स्क्वायर बोल दिया, b1 b2 को b मान लिया है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हुए जा रहा हूँ मैं। प्लस फिर क्या आता है, 2hxy आता है, प्लस 2gx आएगा, प्लस 2fy आएगा, प्लस c इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म आएगी आपकी, यही आपका 2 डिग्री का जर्नल इक्वेशन होता है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। ये एक्चुअल में 2 डिग्री का जर्नल इक्वेशन है और ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, ये आपका सर्कल भी है, ये आपका पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी है, मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये लाइन, ठीक है। बस कंडीशंस बदलती जाएंगी और ये आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आपको देता हुआ जाएगा, ये कहानी होने वाली है, ओके। तो अगर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होती है आपके पास 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है ये? 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो इधर खिसक जाना थोड़ा सा, ठीक है ना देखे तो ये आपके पास, अब मेरी नज़र में ये इक्वेशन 1 है आज, ठीक है जी, इक्वेशन 1 है ये। तो ये L1 इंटू L2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आती है, ओके। अब ये क्या है, अगर ये आप इसे देखो तो ये आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी एक्स में या फिर वाई में। अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई को कांस्टेंट मान लो, अगर आप वाई में क्वाड्रेटिक मानते हो तो एक्स में कांस्टेंट मान लो, मान सकते हो। तो आपने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक मान के इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जो डी है इसका वो कितना आता है आपके पास, पता है आप लोगों को? जिसको हम डेल्टा बोलते हैं यहाँ पर, डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है, याद है क्या? बताना। हाँ हाँ, क्या ए बी सी, ऐसे याद है क्या, ए बी सी प्लस 2FGH, ठीक है। FGH के साथ 2 2 है ना, ए बी सी अकेले थे तो ए बी सी और 2FGH। फिर क्या आता है, एबीसी में नंबर वाइज कैसे आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, वो 2 मैंने यहाँ लग दिया माइनस, ये आता है डेल्टा आपका। क्लियर? ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ABCFGH, हाँ एफ का स्क्वायर है ओनली, एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ए आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? ये आपकी होती है डेल्टा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आपकी? डेल्टा, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट प्रूफ करने की तो जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। ये आपका डेल्टा आता है सब, ठीक है। इस डेल्टा को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे हम। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये यही होती है ना। इसको याद रखने का भी एक तरीका है, ए फॉर अ
हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कोचिंग मैथ्स एपिसेंटर। प्रमोशन तो कर ही दूं अपना, ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका हो गया भाई साहब, ठीक है जी। अगर आपका डेल्टा, अब डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो आएगी या जीरो नहीं आएगी, क्लियर। तो अगर आपका डेल्टा जीरो आया, अगर आपका डेल्टा जीरो आया तो क्या होगा अर्श, तो ये होगा आपका, क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपका डेल्टा जीरो नहीं आया तो क्या होगा प्रद्युमन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं करेगा। वाह भैया, फिर किसको करेगा, फिर कोनिक को करेगा, कोनिक प्लस सर्कल। अगर मैं कोनिक बोल रहा हूँ तो मतलब मैं पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला ही बोल रहा हूँ बस, है ना, सर्कल को अलग उठा के रख रहा हूँ। बात आ गई समझ में, क्लियर है क्या इतना। चलिए ये 2 पेज में हो जाएगा, बड़े बड़े से है ना इसमें रिजल्ट। वो कुछ भी आए वो तो नॉट इक्वल टू में आएगा ना, 1 पेज पे होना ही हो पाएगा यार, है ना, थोड़ा बड़ा सा है यार ये। ठीक है 2 पेज में भी हो जाएगा तो भी क्या ही बुराई है, बड़ा बड़ा सा लिखना भी तो पड़ रहा है मुझे। हाँ जी बताओ, ये हो गया। इसके बाद अब आप मुझे बताइए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास L1 L2 की जॉइंट इक्वेशन दे रखी है, ये क्या होती है आपकी जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ POSL। हाँ तो एक होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। पॉइंट ऑफ क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, डिफरेंशिएट। पहला पॉइंट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं मतलब, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा प्लस 2hy आ जाएगा और प्लस 2g आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं पहला ऐसा मान लेता हूँ। फिर क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको। x को कांस्टेंट मान के अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2by प्लस 2hx प्लस 2f इक्वल टू 0। ये क्या आप ये पहली और दूसरी को सॉल्व कर सकते हो, अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो इन्हें सॉल्व करके जो भी xy आएंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। क्लियर। इसमें क्या करना है आपको, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। एक फिर इसमें आता है सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। सेपरेट की स्पेलिंग बताना क्या होती है भाई, SE या SAP, SAPER, देखना एक बार चेक कर लो, ऐसे आता है पक्का, ऐसे ही आता है या ऐसे आता है, SEPA, हाँ SE आता है ना, हाँ SEPA, सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2। कैसे करेंगे प्रद्युमन बता, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में माना है तो y कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और इन y, अगर y में माने तो x कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर। ठीक है जी, यहां तक आ गई समझ में, ठीक है बात आई समझ में। एंगल बिटवीन लाइंस कितना होता है, एंगल बिटवीन L1 L2, ये सेपरेट इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन 1 है ना, इसको x में या y में क्वाड्रेटिक मान लो और उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस √d/2a, उससे दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। x इक्वल टू 2 इक्वेशन आएंगी ना, y में आ जाएगी, तो x इक्वल टू 2 आ गई, दोनों L1 और L2 होंगी। ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व किया जाए, कई बार कॉमन लेके भी हो जाता है सॉल्व। कई बार ना कॉमन वॉमन ले लेते हैं ना, हम देखते हैं इक्वेशन लिखी हुई है कोई,
जरूरी थोड़ी ना है कि ऑलवेज इसी तरह के इतने ही टर्म होंगे, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ही ना, हो सकता है एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर ना हो, एक्स वाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये लिख दूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 0, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना मैं क्वाड्रेटिक मानूंगा, इसमें तो x कॉमन लूंगा और यहाँ 2x प्लस 3y लिखूंगा इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगी और एक मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो कई बार आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में दी होती है कि उसमें से कॉमन आ जाता है कुछ, अगर नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर दो। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, वहां 3 होती हैं, 3 इक्वेशन क्यूबिक होती है, तो क्यूबिक में से पहले चेक कर लेना क्या कॉमन आ रहा है, बाई चांस कुछ कॉमन मिल जाए तो उसको कॉमन निकाल लेना। उसके बाद जैसे x-2 पूरी में से बाहर आ गया मान लो, तो x-2 को साइड में रख देना, बचेगी एक POSL, उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर? इस तरीके से रहता है और बहुत आसान होता है। कई बार फैक्टर मिल जाता है इजीली, जैसे क्यूबिक का 2 फैक्टर मिल गया तो x-2 तो कॉमन आएगा ही आएगा ना, फिर x अगर 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। तो ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 L2 इक्वल्स टू 0। एंगल बिटवीन L1 L2 कितना आता है? एंगल बिटवीन L1 एंड L2, L1 L2 के बीच का एंगल कितना आएगा? हाँ जी, L1 L2 के बीच का एंगल, अरे ना 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 सीधा बता दो, इसमें तो इतना तो समझ नहीं है मतलब। अच्छा कोनिक में ना ये और एक समस्या है कि आप ना हर एक रिजल्ट को ड्राइव नहीं कर सकते वहां पे, नहीं तो पता चला कि पेपर पूरा निकल गया और डेरिवेशन में लग रहे हो, आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा है और टाइम पूरा खत्म। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस का AB अपॉन A नीचे, हाँ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। सर वो आपने डिफरेंशिएट उसी इक्वेशन को दिया किया है, इक्वेशन वन को इसको हाँ, ये आपका tan थीटा आता है। क्लियर? tan थीटा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। अब इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर h स्क्वायर और AB बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगा। 0 आने पे या तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या कंकरेंट होंगी, चलो उस पर बात करेंगे। और A और B अगर h स्क्वायर AB से बड़ा है तो, अब इसमें जैसे पहला केस है आपका, जैसे मान लो h स्क्वायर अगर ग्रेटर देन AB है, तो h स्क्वायर अगर ग्रेटर देन AB है तो आपका जो भी tan थीटा आएगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी कि लाइंस आर रियल एंड इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब L1 एंड L2 इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ गया तो क्या होगा? L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर आपका A प्लस B 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, थीटा 90 अनडिफाइन हो जाएगा ना। और h स्क्वायर लेस देन AB आ जाए तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर नेगेटिव, इमेजिनरी लाइंस। अगर L1 और अगर h स्क्वायर आपका लेस देन AB आ गया तो थीटा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इमेजिनरी लाइंस, तो इस केस में आपका इमेजिनरी लाइंस हो जाएगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना इतना छोटा छोटा? चलो इसी बहाने आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी आप लोगों की। सर ये आया कैसे वैसे tan थीटा? वो डेरिवेशन है, वो मैं करके दिखा दूंगा अभी उसमें बाद में ना अलग से। अभी वैसे तो वहाँ किया ही था, वहाँ पे तो क्लास में तो किया ही था ना पूरा। ठीक है जी। तो ये था हमारा POSL। अब मैं बात करता हूँ POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन की। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पासिंग थ्रू ओरिजिन से ही मिलेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया। तो POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन, POSL थ्रू ओरिजिन, अगर हम किसी भी लाइन को ओरिजिन से पास कराएंगे तो वो तो y इक्वल्स टू mx टाइप ही होगी ना। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो वो तो y इक्वल्स टू mx टाइप ही है। तो इसका मतलब जो L1 है आपके पास, अगर वो सही मायने में अगर आप देखो
अगर आप POSL बनाने की कोशिश कर रहे हो तो L1 जो है वो तो y माइनस m1x इक्वल टू 0 है, और जो L2 इक्वेशन है आपके पास वो आपके पास क्या है, y माइनस m2x इक्वल टू 0 है जी। क्लियर, यही है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y माइनस m1x और y माइनस m2x इक्वल टू 0 मिलेगा, ये मिलना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है सब वाई स्क्वायर प्लस m1 m2 x स्क्वायर माइनस का m1 प्लस m2 xy इक्वल टू 0। देखिए जरा, यही आ रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं, अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं, कंपेयर करने का मतलब है कि मैं ये देखूंगा कि इसमें किस तरह के टर्म है और इसमें किस तरीके के टर्म है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं दोनों को, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, लेकिन जो लास्ट वाले लीनियर और कांस्टेंट है ना वो गायब है। यानी कि ये वाला जो टर्म है आपका, ये यहां से लेके यहां तक इसको 0 होना पड़ेगा अगर इसको POSL बनना है थ्रू ओरिजिन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको 0 बनना पड़ेगा आपका इस वाले टर्म को। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन, और अगर आपसे बोला जाता है कि ये वाली इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy आपका दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इक्विवेलेंट है, तो सही बात हो गई कि नहीं होगी, ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। बस वो किसके फॉर्म में है, m1 m2 के फॉर्म में है, और ये ABC के फॉर्म में है, वो स्लोप के फॉर्म में है और ये इसके फॉर्म में है। अच्छा, अगर हमें किसी भी तरीके से स्लोप्स का आइडिया लग जाए तो फिर तो पूरी POSL स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। भाई अगर आपने सिर्फ m1 m2 निकाल लिए तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो गया ना। आप चाहो तो जो चाहे वो सॉल्व कर लो, आप इसमें tan थीटा सॉल्व कर लो, आप एंगल बिटवीन द लाइंस अलग से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दो, आप जो चाहे वो लगा सकते हो, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना, दोनों में। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसे कंपेयर करोगे तो आप क्या आ जाएगा, ये जरा देख कंपेयर करके बता सकते हो आप मुझे। इसको b से डिवाइड कर दूंगा मैं सेकंड इक्वेशन को ना, b से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो मैंने y को सेम बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई इक्वल टू 0। कंपेयर करके बताओ जरा कि m1 इंटू m2 कितना आ रहा है सब, m1 इंटू m2 इज a बाई बी आ रहा है, और m1 प्लस m2 कितना आ रहा है सब, माइनस का 2h बाई बी। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको गिवन है। सीधी बात ये हो गई यहाँ पे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको गिवन है m1 m2 और m1 प्लस m2। क्लियर, ये है सब हमारे पास, ये रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये वाले रिजल्ट से, ठीक है। इसलिए इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया है, और आप लोगों की खुशी के लिए मैं इस पर स्टार भी लगा रहा हूँ एक छोटा सा, ठीक है, ताकि इसकी थोड़ी अहमियत बढ़ जाए, ठीक है जी। आई बात समझ में, तो इतना तो कर दिया अब हमने। अच्छा, अब छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं क्या अपन, वही बचपन वो 9th 10th वाला, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू पूछूं मैं आपसे, m1 माइनस m2 की वैल्यू पूछूं मैं आपसे मॉडल लगा के, वो सब हो जाएगा ना अब, ठीक है। तो उसमें अब आप इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल सकते हो आप कि m1 प्लस m2 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, वही अलजेब्रा वाला 9 10 से जो शुरू हो जाता है। वो है वैसे कमाल की चीज़ ना, वो एंड तक ही काम ही आती रहती है वो। इस केस में अगर tan थीटा की मैं वैल्यू निकालूंगा तो वही आएगी। अच्छा, डेरिवेशन अब तुम कर लेना, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 होता है ना, tan थीटा यहाँ पे भी सेम ही आएगा, एंगल का फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। क्या हो जाएगा वो, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अच्छा, मॉड ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ वो एक ही बात है, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, सीधी बात। अब इसमें एच स्क्वायर और ए बी अगर इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल लाइंस हो सकती हैं क्या, तो मतलब कोइंसिडेंट होंगी वो, ये ध्यान रखना आप, है ना। अगर लाइंस आपका थीटा इसमें 0 आता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्योंकि ओरिजिन से पास कराने वाली पैरेलल लाइंस कैसे बनाओगे आप, ठीक। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा वो बाकी सब कहानी सेम रहेगी, a प्लस बी है तो बाकी सब सेम हो गया वो, ओके।
इसमें एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, मतलब उसे पूछ सकता है वो आपसे, अगर कभी उसका मन करेगा ना तो वो पूछ लेगा आपसे। तो मैं उसको ना जनरली लिखा देता हूँ आपको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये देता कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जिसमें एक लाइन का स्लोप इज n टाइम्स द अदर लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स द अदर, देन फाइंड द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या आंसर आता? सॉल्व करके बताइए आप मुझे। अगर मैं आपसे बोलूं कि POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये थोड़ा सा POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, फाइंड कंडीशन इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, if slope of one line is n times other। क्या कंडीशन आएगी, सॉल्व करके बता दो आप मुझे। स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स अदर। हाँ जी, क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स दी अदर। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अलग से m1 प्लस m2 इज माइनस का 2h/b होता है, और m1 इंटू m2 इज a/b होता है। उसने बोला कि अगर m1 m है तो m2 nm है, यही है ना बात? तो यही बोली उसने। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 में m प्लस nm इज माइनस का 2h/b आ जाएगा। अगर मैं m यहाँ से कॉमन लूंगा तो 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 2h/b आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में आपका n इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a/b आ जाएगा। ये वन इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये आएगी कि नहीं? अगर मैं पहली वाली का स्क्वायर कर दूं और उसे दूसरी वाली से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे इसमें से क्या करना है, m को हटाना है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ, एम स्क्वायर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे n इंटू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी आपके पास 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a/b। क्लियर है? एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा ab। क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप 4h स्क्वायर अपॉन ए बी, यानी कि आप इसे ऐसे याद रख लेना 2h का स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, ये हम लोग ना पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, इन लोगों ने पढ़ा है, दोनों क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, और तुम लोगों को याद है मैंने क्वाड्रेटिक में हाँ पढ़ाया था कि अच्छा, तो जैसे मान लो आपके पास कभी ये क्वाड्रेटिक होती है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, और अल्फा अपॉन बीटा आपके पास आर आ रहा होता है अगर, तो बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पहला प्लस तीसरा ए सी इज इक्वल टू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। तो अगर मैं इसी हिसाब से वहां उस वाली इक्वेशन में देखूंगा ना, कौन सी वाली में, जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वो, बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन है ना मेरे पास। मेरे लिए तो भाई ये इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है, आप देखो इसको, मेरे लिए तो ये ऐसे लिखी हुई है, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2h x अपॉन वाई प्लस बी इक्वल टू 0।
ऐसे लिखिए देखना। तो मेरे लिए हैं एक्स वाई वाई या वाई वाई एक्स का ही फर्क पड़ता है। नहीं नहीं वो तो अलग है, वो तो है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो मैं तो बीच वाले का स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी 1 + n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ऐसे करूंगा इसको। ठीक है, y अपॉन एक्स में भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है ना x और y में। ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरे पास अब याद हो गया मुझे, ये रिजल्ट हो गया। जो फेमस सा क्वेश्चन है ना इसमें, जो ज्यादातर इधर उधर मतलब घूमते फिरते रहता है, वो ये है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ अदर। तो क्या कंडीशन आएगी, फटाफट से बता दो। स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ अदर, ये आपको चलते फिरते ना कहीं पे भी मिल जाएगा। 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 3y² 2। तो ये आ जाएगा 8h² इज इक्वल टू 9ab। सॉल्व करने पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारे लिए तो काम की चीज़ ये आ गई यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स द अदर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन आती है वो कितनी आती है, वो आती है मेरे पास 2h का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है नीचे ए बी है, तो यहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे n आ जाएगा। ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स द अदर लाइन। अगर डबल है ट्रिपल वाले n की जगह वो डाल दो। बस बस बस, डबल में 2 डालना है और ट्रिपल में 3 डालना है। ठीक है जी। अरे एक पेज पे आ जाएगा पूरा। कोशिश तो कर रहा हूँ कोशिश तो कर रहा हूँ, एक पेज पे आ जाए तो अच्छा है, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। आप लोग भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में लिखने की कोशिश करो ना इसको, ऐसा नहीं कि आपने पूरा बढ़ दिया। 1 से 2 पेज में भरने की कोशिश करो, उसकी तरह लिखो, आधे ऐसे कॉपी मॉडल लेते जैसे। ठीक है, क्योंकि इससे ना एक साइकोलॉजिकली भी प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचो, अगर आप जैसे आपके पास ना आपने पूरी तैयारी हो गई और आपके पास ना इतनी कॉपियाँ हैं नीचे से ऊपर तक ज़मीन से, और आप सितंबर में जाके तैयारी करते हो, आप बोलते हो ओ भाई मैथ्स इतना पढ़ना है, और एक तरफ क्या है आपने ना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और क्वेश्चन पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो इतने से हैं, और एक तरफ इतनी कॉपियाँ, एक तरफ शॉर्ट नोट्स हैं इतने से। ये देख के तो किसी का भी मन कर जाएगा कि इसको तो यार मैं यूं ही खत्म कर दूंगा 1 महीने में। मैं चाहे कितना भी आलसी सही, अगर मैं खाना खाते खाते भी पढ़ाई करूंगा तो भी सेट हो जाएगा ना, ये तो इतना सा क्या ही है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स का फायदा रहता है। और फिर क्वेश्चन भी अगर आपके टिक हो रहे हैं मॉड्यूल में, जो आपको पता है कि ये गोले गोले बना रखे हैं आपने, या कुछ भी हाईलाइट कर रखा है कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप सितंबर में जब मिलोगे तो आपके पास ये रहेगा ना कि यार आपको ना मॉड्यूल उठाया, 2 बार आपको 2 से 3 बार मॉड्यूल सॉल्व करना है। एक बार तो ये पूरा हो ही गया, दूसरे बार में सिर्फ आप वही क्वेश्चन करिएगा जिन पे गोले लगाए थे आपने, उनको अटेम्प्ट कर लेना। अगर वो हो जाएंगे, भाई आप पहली बार उन्हीं क्वेश्चंस में फंसे थे ना, तो ज़्यादातर चांस है 99% कि दोबारा से भी आप उन्हीं क्वेश्चन में फंसोगे जिनमें पहली बार फंसे थे। तो दोबारा आप उन्हीं क्वेश्चंस को कर लोगे तो वो तो हो ही जाएंगे जो इजी इजी से थे। तीसरे राउंड में फिर और अगर फंस रहे हो बार बार, तो उसी पे सॉल्यूशन हिंट लिख देना वहीं पे, और तीसरी बार जब पढ़ो तो अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ऐसे 2-3 बार वो हो जाएगा, मॉड्यूल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में तो मैनिपुलेशन, इस चैप्टर की मैनिपुलेशन उस चैप्टर में काम आ जाती है। यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया हुआ इंटीग्रेशन में काम आता है। अब जैसे कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना वो स्क्वायर वाला, ठीक है, वो मैंने बताया था इसका आंसर तो 3/2 आता है, तो मुझे याद है वो इसका आंसर 3/2 आता है। 1/2 1/2 1/2 3 बार जोड़ता है, 3/2 हो गया, बाद वाला 0 है, खत्म। तो वो थोड़ा काम आ जाता है, उससे अलग कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है बच्चे का। साइड वाला दिखता है 3/2 कैसे लिख दिया भाई तूने, ये कौन सी नई आइडेंटिटी है। 5 मिनट तो उसको यही बात सोचने में लग जाते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी नहीं थी, मैंने तो कर रखा है क्वेश्चन में याद है मुझे तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पासिंग, ये पी और एस एल थ्रू ऑरिजिन है सब, है ना। जनरल वाला बाद में करेंगे। हाँ जनरल वाला की जरूरत नहीं है ना, आता भी नहीं है ना उससे कुछ। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आएगी, आपके पास इक्वेशन क्या है,
आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ तो रहा है ना कैमरे में? ठीक है, हाँ आ रहा है। नहीं नहीं, ये है POSL में बता रहे हैं हम तो सिर्फ इसमें थ्रू ओरिजिन वाले में। एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आती है इसमें कितनी आती है? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी भाई आपकी इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक्स वाई वालों को ले लिया है, उसके साथ वाले जो थे उसके नीचे लिख दिया है, एक्स वाई वाले के नीचे एक्स वाई वाले का लिख दिया है। ठीक है ना, बस यही है। ठीक है, हाँ 2 नहीं आएगा, उसने बोल दिया भाई एक्स सिर्फ मुझे उन्हीं से मतलब है जो हमारे पास वो आती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट से ही मतलब है सिर्फ। तो एंगल बाइसेक्टर का लिख सकते हो अब ये इक्वेशन आप। अगर कोई भी इक्वेशन दी जाएगी आपको तो उसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आप ऐसे लिख दोगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज जो मार्केट में घूमती हुई मिलेगी आपको, वो मिलता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर निकालो, क्या आएगा? भाई ये इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर आप ये निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होता है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो यहीं की यहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करके। अब उसका एंगल बाइसेक्टर लिखना जरा, कितना आएगा एंगल बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर? हाँ कुछ ऐसा ही आएगा। अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई करके इसको लिखा होता तो ये कितना आ जाता आपके पास, एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर, और इधर कितना आ जाता आपका माइनस का ए माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसका एंगल बाइसेक्टर लिखूंगा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच माइनस माइनस एच इज 2h। हाँ या ना? एच माइनस माइनस एच इज 2h हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन इसके कोफिशिएंट का हाफ, इसके कोफिशिएंट का हाफ लेते हैं। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, वो तो ए और बी में ही चलता है ना मैन। वो तो माइनस एच लिखा हुआ है ना, वो तो अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा है, ऊपर जैसा ही तो है, ये तो अभी भी वही है, बस बी की जगह माइनस एच है ना, प्लस ही तो लिखा है। यहाँ कितना आएगा नीचे, ए माइनस बी बाई 2, और वो भी किसका, माइनस का, माइनस है ना, तो माइनस का ए, तुम बी माइनस से लिख दूं क्या इसको, इतना लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा ऐसे करें। तो बस ये था कि आपको ए बी और एच पहचानने हैं, बस बाकी तो हो ही जाएगा। ठीक है, वो आगे कैसे लिखी है वो माइनस ऑफ, अरे ऊपर आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप और नीचे ए माइनस बी, दोनों के कोफिशिएंट को माइनस करते हैं। अब इसमें दोनों का कोफिशिएंट एक एच है एक माइनस एच है, और उधर उससे मल्टीप्लाई, और इसमें एक्स वाई अपॉन इसके हाफ कर देते हैं इसको, ए बी का, तो ए बी का आधा था, ये माइनस साइन था ना, तो इसलिए। ठीक है जी। अच्छा, इस इक्वेशन में बताओ, अगर एंगल बाइसेक्टर के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए और बी इक्वल है, ए इक्वल टू बी है, तो क्या हो जाएगा? अगर इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं आपसे बोलता हूं कि a इक्वल टू बी है, इफ a इक्वल टू बी, अगर a और b इक्वल है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो इस केस में x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 आर द एंगल बाइसेक्टर्स। क्लियर? अगर मैं इसमें h को 0 कर दूंगा सेकंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट हो गया, h 0 हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा फिर, h 0 होगा तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, तो आपका एंगल बाइसेक्टर्स ये हो जाएंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, डिनोमिनेटर में तो 0 रखूंगा नहीं, ये तो याद रखने के लिए लिखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर आप बोल रहे हो ए और बी इक्वल है तो राइट साइड 0 हो गया पूरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आ गया। अगर आप बोल रहे हो इधर h 0 कर रहे हो आप, तो ये पूरा 0 हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गया।
तो उस केस में ये एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस केस में आपका y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे। क्लियर? ओके, इसमें 2 पॉइंट और रह गए अब हमारे समझाने के लिए। ये तो हो गया एंगल बाइसेक्टर वाला। अच्छा, इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। प्रूफ जो है ना इसका वो वही है, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन थी ना, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पता है ना आपको कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, y माइनस m1 x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2 x अपॉन वाई 1 प्लस m2 स्क्वायर का रूट। इधर लेके आओ, a प्लस बी माइनस बी लगाओ, सॉल्व करो, यहाँ से m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, ये आ जाएगा आपका, उठा के सीधे रखोगे तो क्लियर। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें एक पेज तो भर गया हमारा, दूसरे पेज में हो जाएगा। लग भी अच्छा रहा है यार ये, वैसे देखने को, देखोगे पीछे से खड़े होगे। हाँ ओ भाई साहब जबरदस्त लग रहा है ये भाई, यहाँ से देखने में ज़्यादा अच्छा है, मैं तो पास से देखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से तो फोटो खींचने का मन कर रहा है इसका। आज फोटो खींच के ना स्टेटस पे डाल देता हूँ, इसे कहते हैं सॉलिड पढ़ाई। ठीक है, यस ये अद्वैत ने कर दिया है क्या ये, वही चीनी वीनी की चीज़ें? हाँ हाँ वही फालतू के काम करता रहता है ना ऐसे। तो अपनी 5 किलो वाली बोतल से पीट देगी थी ना उसको। हाँ? मैं यही तो कह रहा था जब आप कह ये यही कर, सफोला गोल्ड, तो मैं निमिष का कह रहा था ना। चलो हाँ चलो जी ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए भाई इसमें, एक तो आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा, होमोजेनाइजेशन, और एक मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देता हूँ एक पॉइंट, आप बताइए जरा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है आपसे। जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट क्या मान लूँ, पी पॉइंट ABC तो है ही उसमें, अल्फा कॉमा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, टू द लाइन, और लाइन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है आपको, कितना आएगा। ये आपके पास एक लाइन ये है, आपके पास एक लाइन ये है, यहाँ पे कोई एक P पॉइंट है आपके पास, है ना, यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर आएगा D1 और यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर आएगा D2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 P2 मान लेता हूँ, D1 D2 हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ये P पॉइंट है आपके पास अल्फा कॉमा बीटा, ये आपका P1 पॉइंट हो गया M, और ये आपका N, ये आपका P2 डिस्टेंस हो गया। आपको प्रोडक्ट बताना है P1 इंटू P2 कितना आएगा, P1 इंटू P2। ठीक है, लाइंस आपको बताई हैं, ये y माइनस m1x इक्वल टू 0 हो जाएगी, और ये y माइनस m2x इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर? मॉड वगैरह लगा के बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड लगा के बताना पड़ेगा। ना ना ना, P1 P2 का डिस्टेंस कितना आएगा, P1 P2 का डिस्टेंस, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आता है आपका, ये जो पॉइंट उठा के आपको इस लाइन में रखना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ये पॉइंट उठा के इस लाइन में रख दो आप, पॉइंट उठा के लाइन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा, ये आ रहा होगा भाई ऊपर तो, डिवाइडेड बाय a माइनस बी को माइनस किया, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला में आता था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप, तो
a माइनस बी का होल स्क्वायर 2h², ये आता है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये। ठीक है जी, ये है सब आपका यहाँ पे, बताइए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमो क्या होती है स्पेलिंग यार, मैं तो यही भूल जाता हूँ। HOMOGENI एस या टी, एस या जेड है ना। चलो, अब वो क्वेश्चन आपसे कभी ये नहीं बोलेगा कि होमोजेनाइजेशन है, ये तो इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन में जैसे होमो मीन्स होता है ना सेम बनाना, केमिस्ट्री में तो यूज होता ही है ना होमोजीनियस, होमोजीनियस सेम सॉल्यूशन। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, हेट्रो ही होता है क्या दूसरा? हाँ भाई सब याददाश्त तो ठीक ठाक है मेरी भाई। चलो ठीक है, इसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी एक कोनिक कर्व है, इसको थोड़ा सा ना बढ़िया डिजाइनदार बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, समझना बात। उसने बोला कि आपके पास ना कोई भी एक कोनिक कर्व है, एनी कोनिक कर्व, तो ये इसलिए भी अच्छा है कि कुछ भी हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, कुछ भी हो। तो आपके पास ये एक ये कोई भी एक कोनिक कर्व था, ये क्या हो गया आपके पास, कोनिक कर्व हो गया। इस कोनिक कर्व में क्या हुआ, एक कॉर्ड बनाया हमने ए बी, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एनी कोनिक कर्व, और ये हो गया गिवन लाइन, ठीक है। अब ये जो गिवन लाइन है, इस कोनिक कर्व को दो जगह पे काटेगी, एक पॉइंट होगा ए और एक पॉइंट होगा बी, क्लियर। कोनिक कर्व है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये इस कोनिक कर्व को किसी भी दो जगह पे कट कर रही है, तो अब उसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, ये होता है इसका स्टेटमेंट। वो आपसे क्या बोलेगा कि फाइंड, आपसे बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin and point of intersection, point of intersection of given line and given line and curve, given line ये जो L equals to 0 है, given line L equals to 0 and conic curve, ठीक है जी। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप करो क्या, कि आप एक काम करो कि आप कोनिक और लाइन को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और भाई L1 L2 0 करके सॉल्व कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं रहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, वो आपसे ये भी बोल सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। तो मतलब POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली सारी चीजें पूछ सकता है वो आपसे। वो ये भी पूछ सकता है कि कोई तीसरा पॉइंट है P पॉइंट, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताइए, मल्टीप्लीकेशन मतलब ये जो बोला मैंने। या वो ये बोल सकता है कि दोनों लाइंस जो नई वाली लाइंस आई हैं OA और OB, उनका एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन बताओ। तो वो कुछ भी बोल सकता है अब आपसे। तो यहाँ पे ये जो लाइंस होंगी आपके पास, ये लाइन एक तो देखो ये आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली, और एक आपकी ये आ जाएगी। OA और OB का जॉइंट इक्वेशन बताना है आपको, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे कैसे इसको, आपके पास कोई भी कर्व दिया होगा ना, कोई भी कर्व दिया होगा, उसको होमोजेनाइजेशन करने का मतलब उसका डिग्री सेम बनाना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैं 2 डिग्री का एक जर्नल, अभी मैं जर्नल लिख रहा हूँ, 2 डिग्री का जर्नल इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोनिक कर्व है, ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। अगर इससे आसान कुछ दिया है तो अच्छी बात है, पर मैंने जनरल ले लिया। और दूसरी तरफ इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है मुझे, Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं इसको,
ठीक है। अच्छा ये तो मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास कोनिक कर्व, कोनिक कर्व। और लाइन की इक्वेशन हो गई मेरे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अब इसमें ना बहुत छोटा सा काम करने वाले हैं अपन लोग। सबसे पहले एन को उधर लेके जाएंगे, एल एक्स प्लस, आपको ये लगेगा कि सर ये क्या ही कर दिया, मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं। एल एक्स प्लस एम अपॉन एन माइनस का एम अपॉन एन वाई इज इक्वल टू 1। देखना जरा, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें क्या, इसका इस वाले पहले टर्म का डिग्री कितना है, पहले टर्म का डिग्री कितना है बताओ, इस वाले का, इस वाले का डिग्री कितना है, 2 है, एक्स का 1 और वाई का 1। इसका कितना है, और इसका कितना है, और इसका कितना है, 0। और मुझे बनाना कितना है, 2। तो मैं 2 कैसे बनाऊंगा, आप देखो, आप बहुत आसान है भाई, जो 2 है उसको छेड़ना ही नहीं है अपने को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो आपके पास 2gx है ना, इसको आप थोड़ा सा अगर गहराई से देखोगे ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये ऐसे लिखा हुआ है इंटू 1, छुपा रहता है वो, कीटाणु की तरह दिखता ही नहीं है। प्लस 2fy इंटू 1 प्लस, और अगर आप और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला लेके आओगे तो ये आपको ऐसे दिख जाएगा 1 स्क्वायर, है ना। अब 1 की वैल्यू उठा उठा के रख दो आप इसमें से, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का l अपॉन एन और माइनस का एम वाई एन वाई, ठीक है जी। प्लस यहाँ से 2fy और 1 की जगह माइनस का l वाई एन एक्स माइनस का m वाई एन वाई, और प्लस c, और 1 की जगह कितना आ जाएगा, ये माइनस का l अपॉन एन एक्स माइनस का m अपॉन वाई, अरे यार m अपॉन एन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई में कन्वर्ट हो गई है। इसमें कांस्टेंट आएगा ही नहीं कहीं, आ रहा है क्या इसमें कांस्टेंट। तो ये जब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कन्वर्ट होके आपको कैसी दिखेगी, ये आपको दिखेगी लुक लाइक, कैसी दिखेगी ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0 जैसी दिखेगी भाई। और इसमें तो जो चाहे वो निकाल सकते हो आप। इसको मैंने पैरामीशियम में बंद कर दिया है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये है इसकी कहानी, ये होता है आपका होमोजेनाइजेशन। आया समझ में। तो होमोजेनाइजेशन का ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको POSL थ्रू ओरिजिन पे पहुंचा रहा है, बस ये काम करा के। अच्छा ये गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जनरल है, ये स्टेटमेंट जनरल है इसलिए ये गंदा लग रहा है। अगर मैं कोई कर्व आपको देता, जैसे एलिप्स देता, तो फिर इतना गंदा थोड़ी बनता ये, तो इजीली सॉल्व हो जाता। सीधा 1 रखता, फटाफट लाइन की इक्वेशन होती, जैसे मान लो लाइन की इक्वेशन होती y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सिंपल। तो वहां से 1 निकल आता, सीधे सीधे उठा के रखते, 2 लाइन में सॉल्व हो जाता। फिर उसके बाद तो अगर इसमें tan थीटा पूछता, एंगल बिटवीन द लाइंस ये वाला, तो पता चल गया अपने को तो कितना आएगा, ठीक है ना। एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट लगा के ट्वाइस अपॉन ए प्लस बी, खत्म। बस यही कहानी है इसमें। एंगल वाई सेक्टर पूछना, जो पूछना है वो पूछ सकता है। ये है आपका होमोजेनाइजेशन सब। हाँ जी, ठीक है सब। और कोई समस्या इसके अंदर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, और ये हो गया हमारा रिवाइज, ठीक है, यहाँ तक। ठीक, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, ये डन।